भाई IAS 16 तो डेप्रिसिएशन लगाएगा, यहाँ से डेप्रिसिएशन लगना शुरू, यहाँ से यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता था। ये एसेट का फेयर वैल्यू कैलकुलेबल है, और जब फेयर वैल्यू कैलकुलेबल होता है, मेजरेबल होता है, तो हमें किस पे ट्रीट करना चाहिए? फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए। आपने कॉस्ट पे दिखा के गलत किया। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम नॉन करंट एसेट की सीरीज कर रहे थे। होपफुली आज इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। नॉन करंट एसेट्स में काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बल्कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पुराने कोर्स रिलेट करते हैं। FR के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मोस्टली। these accounting standards are revision of your FR financial reporting standards. There are certain new elements, but बहुत कुछ सिर्फ पुराना रिवीजन है, तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है this area, non-current asset only. The area, just if we talk about non-current asset, sometime in exam has tested for 20 to 25 marks. तो 20-25 मार्क्स का कौन सा एरिया आ जाएगा नहीं पता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या स्ट्रक्चर रखना है। तो वो सब बच्चे ध्यान रखो कि अपने टॉपिक को रीड करो बुक से एक बार। रीड वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, सारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जरूर सॉल्व करनी है। देन एग्जाम किट में यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस 3 and 4। फॉर एग्जांपल, यू विल फाइंड इन द इंडेक्स के फ्रॉम पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा भी था कि क्वेश्चन 3 कैसे हम कर सकते हैं इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, या मिक्स रहता है थोड़ा बहुत। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2-3 रहते हैं, बट उतना मैनेज कर लोगे क्योंकि इतना बेसिक सबको आता है। हाँ, किसी को बिल्कुल ही बेस नहीं आता है, बिल्कुल अकाउंट्स नहीं आता है, वो किट को टच नहीं करो, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। लीज का रेफरेंस होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रेफरेंस होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो वो टर्म्स उसे समझ नहीं आएंगी। एक बार अपन सेशंस कर लेंगे तो सारी चीजें यू विल गेट क्लैरिटी। बट हाँ, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारा FR का है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, उसको और भी डिटेल में, हालांकि आई एम ऑलरेडी कवरिंग इन वेरी मच डिटेल, बट इफ यू वांट मोर स्लो, मोर डिटेल्ड, मोर एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ FR स्टाइल के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नॉट फॉर डिपा FRS और SBR स्टाइल, देन यू कैन वॉच माय FR सेशन बच्चों, वहां से आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आज हमारा छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े नॉन करंट एसेट की सीरीज में जो सबसे बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव डन, IAS 16 एंड IAS 36। नाउ लेट्स डिस्कस स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक IAS 40। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट की सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, होपफुली आज हम कंप्लीट करें इसे। IAS 40 क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है सर? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे बात करता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पे नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन करंट एसेट पे लगता है, करंट एसेट पे लगता है। इसने पर्टिकुलरली बता दिया कि मैं किस पे अप्लाई करूंगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों जनरली अप्लाई होता है प्रॉपर्टी पे। अब सर प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी तो आपने IAS 16 में भी पढ़ाया था, आपने प्रॉपर्टी को IAS 16 में भी इंक्लूड किया था, और प्रॉपर्टी को आप यहाँ भी इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ की प्रॉपर्टी और IAS 16 की प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड व्हेन वी विल कम टू IAS 40। तो बच्चा IAS 40 में बस आपको तभी आना, बड़ा छोटा सा प्यारा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्जाम में गलती मत करना। लैंड और बिल्डिंग, पहली बात तो क्या होनी चाहिए? लैंड और बिल्डिंग। और लैंड और बिल्डिंग का कौन सा यूज होना चाहिए? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर कहता है कि भाई लैंड बिल्डिंग अगर आपने रेंट पे दे रखी है, सिंपल सी बात है, बिजनेस यूज कर रहे हो नहीं, सॉरी, अगर आप बिजनेस यूज कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? बिजनेस यूज तो भाई वही पुराने में आ जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं करी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर आप बिजनेस यूज कर रहे हो तो वही IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखाओ। बट अगर आपने कोई लैंड, कोई जमीन, मान लो आपने कोई जमीन खरीदी दिल्ली में, कलकत्ता में, कोई जमीन खरीदी मुंबई में, उसको आपने कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रख लिया, यार ये मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से रख लेता हूँ, कल को रेट 8-10 करोड़ की ली है, कल को 15 करोड़ की, 20 करोड़ की होगी तो बेच दूंगा। या आपने कोई ऑफिस खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे देने का सोच रखा है या रेंट पे दे रखी है, आपने लीज कर रखी है, किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे रखा है, वो आपको रेंट देता है, आपको रेंटल इनकम होती है उससे। तो वो प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग, वो लैंड और बिल्डिंग की, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग आएगा बच्चा। और कौन से लैंड बिल्डिंग आएंगे? ऐसे लैंड बिल्डिंग आएंगे
जो हमें रेंटल पर्पज से या कैपिटल एप्रिसिएशन। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई जमीन है जिसका हमें पता ही नहीं कि क्या करेंगे फ्यूचर में, वो भी यहाँ पे आ जाती है। कहते हैं लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड और अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। भाई अगर आपके पास कोई जमीन है फॉर एग्जाम्पल, और आपको यही नहीं पता कि मैं इस जमीन का करूंगा क्या फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली आपने क्यों रखी हुई है? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। लॉजिकली उसका मतलब क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। व्हेन यू हैव नथिंग इन योर माइंड, मतलब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर अगर यूज यूज डिफाइन ही ना हो तो भी यहीं पे आ जाएगा, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक बार आप फॉल हो गए तो क्या कंडीशन है? लैंड और बिल्डिंग हेल्ड टू अर्न रेंटल, या तो मैंने उससे पैसा रेंट कमाने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से उस जमीन को अपने पास रखा हुआ है। कैपिटल एप्रिसिएशन समझते हो ना, 10 का 15 होना, और रेंटल कमाई। बट हाँ, एडमिन यूज नहीं होना चाहिए, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होना चाहिए। भाई ये क्या कहलाएंगी? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, IS 16 में जाएंगी। आपने कोई प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड कर रखी है, मतलब आप अपने बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तब यहाँ पे नहीं आएगी। IS 16 या बेचने के लिए रखी हुई है, रियल स्टेट का आपका काम है, तो वो तो फिर IS 2 में चली जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर है कि कोई प्रॉपर्टी if you have for your business use, if you have land and building for business use, then don't come to me, go to IS 16। तब आपका घर कहाँ है? IS 16 में। भाई हर किसी का एक्सपर्टाइज एरिया अलग होता है ना। अगर आपको मम्मी से कुछ डिस्कस करना है, वो आप मम्मी से करोगे। किचन का हो सकता है मम्मी को काफी एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई खाना का आइटम नहीं बना पा रहे हो, कुछ जानना चाहते हो तो मम्मी से पूछ सकते हो, पापा को एक्सपीरियंस है तो पापा से पूछ सकते हो। तो हर चीज का यूज डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं लैंड बिल्डिंग पे लगेगा जो लैंड बिल्डिंग वी हैव फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल पर्पस। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आती है? और क्या है इसके अंदर? बस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बाद सीधा मेजरमेंट की बात करता है। कैसे मेजर करें एक एक प्रॉपर्टी को, एक ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम मेजर कैसे करें? तो बड़ा सिंपल बात बोला, कहता है जितने पे खरीदा उतने पे मेजर करो। तो इनिशियल मेजरमेंट पहली पहली बार हमारी बुक्स में लैंड बिल्डिंग किस वैल्यू पे दिखाई जाएंगी? तो कॉस्ट पे दिखाई जाएंगी। कॉस्ट पे कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जो IS 16 कहता है सेम सिमिलर रूल लगेंगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ाना, सेम एज IS 16, इनिशियल मेजरमेंट इज सेम एज IS 16। डन है, खत्म हो गया। बताओ, आपने जितने पे खरीदा वही उसकी कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है। बट यहाँ पे देखो क्या चाहता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का कैच समझना। यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि मैं आपको दो मॉडल दूंगा, फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। सर ये सेम मॉडल तो हमारे पास IS 16 में भी थे। नहीं बचा, IS 16 में फेयर वैल्यू मॉडल, दो मॉडल वहां भी थे, बट वहां सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारे पास था रिवैल्यूएशन मॉडल। और रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में थोड़ा फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। इधर हमें कौन सा मॉडल पढ़ना है? इधर हमें फेयर वैल्यू मॉडल पढ़ना है। मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड। बट अभी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल समझते हैं। एक बात बताओ, आप जरा कंसेप्चुअली मुझे एक बात सोचना। ये जो प्रॉपर्टी है, मैं बिजनेस यूज कर नहीं रहा हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी बिजनेस यूज नहीं करता हूँ। इन प्रॉपर्टियों को मैंने बेचने के लिए या पैसा कमाने के लिए रखा हुआ है। मैंने कई बिल्डिंगें ले रखी हैं, कई ऑफिसेस ले रखे हैं, कई लैंड ले रखे हैं। मकसद ये है कि उनको सही दाम पे बेचेंगे या उनसे रेंट कमाएंगे। तो उन्हें किस वैल्यू पे दिखाना सही है ऐसी चीजों को? शुड आई शो एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू? तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कहे सर कॉस्ट पे दिखाओ। आप बल्कि ये कहोगे सर कॉस्ट पे तो दिखाना पॉइंटलेस है, कॉस्ट तो आउटडेटेड है, पुरानी बात है। अब नई बात करो, आज की बात करो। और आज की बात क्या कहती है? आज की बात कहती है मार्केट वैल्यू पे दिखाओ। और सेम यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे तो कहता है फेयर वैल्यू IFRS 13 लगता है। अभी के लिए फेयर वैल्यू को हम IFRS 13 भी बच्चे को थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो IFRS 13 हमें फेयर वैल्यू को निकालने के 3 लेवल देता है। लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 इनपुट, लेवल 3। तो अभी के लिए मैं इसे मार्केट वैल्यू ही पढ़ रहा हूँ। जब IFRS 13 पढ़ लेंगे
तो हम समझ जाएंगे कि ये 3 लेवल कौन कौन से होते हैं मेजर करने के। बड़ा सिंपल बात है। लेवल 1 कहता है आइडेंटिकल देखो, लेवल 2 सिमिलर देखो, लेवल 3 कहता है खुद ही कैलकुलेट कर लो, नहीं हो पा रहा है तो तीनों अलाउड है। तो IS40 कहता है यार मैं तो फिर इन असेट्स के लिए फेयर वैल्यू प्रेफर करूंगा। देखो ऐसी बात IS16 में नहीं की थी। IS16 में कहीं उसने बोला नहीं कि कॉस्ट मॉडल प्रेफर करो रिवैल्यूएशन का, तुम्हारी खुद फ्री विल है, खुद की चॉइस है। बट यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि इन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू एज्यूम्ड है कि निकल सकती है, और मैं उन्हीं को प्रेफर करूंगा। बट अगर नहीं निकल सकती, बहुत रेयर केसेस में, if you can't calculate, only then use cost model, very important point। और एसबीआर में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जामिनर बड़ा फोकस रहता है कि ये बारीकियां बच्चे को पता है नहीं पता उसे ना। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नुआंसेस हैं, जो IS16 की बेसिक बेसिक बातें हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट करता है, ना कि जो आप ऑलरेडी कैलकुलेशन लेवल पे जो पढ़ के आए हो, कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं। दिखाऊंगा एक, मैं को आपको IS40 का एक एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊंगा जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है, आई थिंक 24-25 में वो टेस्ट हुआ है। और देखना किस तरीके से उसमें टेस्टिंग करी IS40। ठीक है सर, तो बात आपकी समझ आ गई कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसका बैकग्राउंड ही यही है कि जिसको बेचने के लिए, तो उसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल प्रेफर किया है, वहीं कॉस्ट मॉडल को प्रेफरेंस सेकेंडरी दी गई है। ठीक है सर, है क्या ये फेयर वैल्यू मॉडल? कहता है रिवैल्यू एवरी ईयर। देखो डिफरेंस हो गया, गेन लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा, डिफरेंस हो गया। इस प्रॉपर्टी पे अब से डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा। कॉस्ट मॉडल में तो कुछ नहीं बोला, अगर कॉस्ट मॉडल तो सेम लगेगा। अगर आप कॉस्ट मॉडल लगाते हो, जो कि मैं अलाउ नहीं करता हूं, बट अगर आपने कॉस्ट मॉडल लगाया बच्चा, तो सेम IS16 में जो ट्रीटमेंट करते थे वही वही ट्रीटमेंट अब दोबारा करनी है। मेरे को कुछ नया बताना नहीं, अपनी गुफ्तगू और होगी नहीं इस मामले में। जो पुराना था वही चलेगा। बट हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल को मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फेयर वैल्यू मॉडल भी वैसे ही लगा दोगे जैसे तुम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते थे। यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे बात थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? देखो, मैं अगर आपको थोड़ा सा समरी दूं, अभी सारी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेवल पे, FR में इंपॉर्टेंट होती है, आपके लेवल पे इतना ज्यादा जरूरत है नहीं। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, और रिवैल्यूएशन मॉडल जो IS16 का रिवैल्यूएशन मॉडल है, एग्जैक्टली हाउ इट इज डिफरेंट। पहली बात, ये मॉडल आपको कहता है आपको मार्केट वैल्यू हर साल कैलकुलेट करनी है, ईयर एंड पे एनुअली करनी है। एनुअली आपको हर ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, ईयर एंड पे। यू हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट ईयर एंड, एवरी ईयर कंडीशन लगा दी। ऐसी कोई भी कंडीशन रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाता है। रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है आप अपनी मर्जी से करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, बस इंश्योर करना कि आप सफिशिएंट रेगुलरिटी से करो। तो ध्यान रखो, वहां पे असेट बिजनेस यूज हो रहा है, वहां पे ये बहुत मैटर नहीं करता कि ईयर बाय ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं असेट में। ईयर बाय ईयर चेंजेस को रेगुलेट करने का मकसद नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। वहां पे वो समझता है कि वो बिजनेस यूज हो रहा है तो मेन उसका बिजनेस यूज है। बट यहाँ पे कहता है कि आपने जब बेचने के लिए रखा है तो मुझे हर साल, हर हर पल पल की खबर चाहिए, है ना भाई? हमें पल पल की खबर किसकी चाहिए होती है? जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक ऐसा एसेट है जिसपे हम दिन रात मॉनिटर करते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल वाले एसेट्स हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल की इतनी परवाह नहीं है, ठीक है, हालचाल पता चलता रहे, टाइम टू टाइम पता चलता रहे, ठीक है। बट इनकी हमें पल पल की खबर चाहिए, हर साल एनुअली फेयर वैल्यू मॉडल को हम रिवैल्यू करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहता है चाहे गेन आए या लॉस आए, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है SBR में कि गेन लॉसेस जाते कहाँ हैं। दो जगह होती है हमेशा गेन लॉस की जाने की, पीएनएल में, OCI में। और पिछली बार आपको पढ़ा दिया था कि OCI में जब भी मैं कोई चीज डालूं, अब से एक क्वेश्चन और होगा आपका, सर ये रिक्लासिफाइबल है या नॉन रिक्लासिफाइबल है? रिक्लासिफाइबल, नॉन रिक्लासिफाइबल भी अब से आपको याद करना है। तो ये गेन लॉस तो OCI में जाता ही नहीं है, तो रिक्लासिफाइबल की बात ही नहीं होती। कहता है गेन हो या लॉस हो, कहाँ डालना? पीएनएल में। बट यहाँ बात अलग है, ये कहता है लॉस को तो चलो हम भी सेम बात करेंगे, बट गेन को कहाँ डालना? OCI में।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और क्या बताया था, रिक्लासिफाइबल, नॉन रिक्लासिफाइबल। तो रिवैल्यूएशन गेन्स आर नॉन रिक्लासिफाइबल, डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, आपके पीएनएल में ना जाके डायरेक्टली इक्विटी में जाएंगे। और फाइनली एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ये भाई कहते हैं नो डेप्रिसिएशन, और ये कहते हैं यस डेप्रिसिएशन। आप रिवैल्यूएशन कितना भी कर दो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। डेप्रिसिएशन बिजनेस यूज को रिप्रेजेंट करता है। Since you are not using in business, no need to charge depreciation. But here, whether you revalue every year, whether you revalue every 6 months, whether you revalue every day, doesn't matter. We have to charge the depreciation because you are using the property in the business, and business need to be managed accordingly. Business need accounting, and the depreciation here, business in business we need to record depreciation. ठीक है सर, बात आपकी यहां तक भी सेंस बनाती है, और कुछ बहुत मुश्किल है नहीं बच्चा। बेसिक बेसिक सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इसकी बातें हैं, बेसिक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो बहुत ज्यादा मुझे इसको लेके आपको परेशान करने वाली बात है भी नहीं, खत्म होने वाला हो रहा है। अच्छा, बस अब खत्म ही होगी बात। क्या बात है सर, लास्ट लास्ट बात ये है इस IS 40 की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दोस्त, ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसको एक बड़ा फेमस नाम से बोला जाता है, कई बार एग्जाम में भी ये टेस्ट होता है, चेंज इन यूज। चेंज इन यूज, चेंज इन यूज, क्या मतलब है सर इस बात का? भाई बदल गया यूज। कोई था जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, पहले हमारे लिए पीपी था, IS 16 था, बिजनेस यूज था, अब वो कन्वर्ट हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, कन्वर्ट हो गया, रिक्लासिफाई कर दिया हमने, यूज को चेंज कर दिया। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? कोई चीज आप एज अ ऑफिस यूज कर रहे थे, IS 16 में उसकी अकाउंटिंग क्या करते थे, अब आपने ऑफिस बंद कर दिया, उसको रेंट पे दे दिया किसी को, हो जाता है ऐसा? होता है नहीं होता है, प्रैक्टिकली हो जाता है। तो वो जगह अब आपने रेंट पे दे दी, तो वो IS 40 में चली गई। आपके पास कोई जगह रेंट पे थी, अब उसमें बिजनेस करने लग गए, या आपके पास कोई जगह थी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखे थे, अब आपने कहा कि चलो मैं इन्वेंट्री रियल एस्टेट का काम शुरू करता हूँ, अब से मैं प्रॉपर्टी किसे IS 2 में कन्वर्ट हो गया, या IS 2 की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। तो चार केस पॉसिबल है, अगर मोटा मोटा सोचो तो चार केस पॉसिबल है। ओनर ऑक्यूपाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। IS 40 से IS 16, IS 16 से IS 40, IS 2 से IS 40, IS 40 से IS 2। ठीक है, तो ये बदलाव हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, और यहाँ पे रूल क्या है, तो मैं आपको ना इसका रूल बता देता हूँ, एक बार सिंपली समझ लो। एक मिनट, रूल ये है बच्चों, अगर आप
पहले कॉस्ट मॉडल यूज करते थे और आगे भी कॉस्ट मॉडल ही यूज करोगे, मतलब असेट को कॉस्ट पे ही दिखाओगे। पुराने ट्रीटमेंट भी कॉस्ट मॉडल पे होती थी और आगे भी कॉस्ट मॉडल पे ही दिखाया जाएगा एसेट। समझना बात को, प्रीवियसली मैं इस प्रॉपर्टी को, इस लैंड बिल्डिंग को IS16 में कॉस्ट मॉडल पे दिखाता था। अब मैं IS40 में भी कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगा, जो कि रेयर है, इसलिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे लॉ बिल्कुल सिंपल है, कहता है ट्रांसफर एट कैरिंग वैल्यू। जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे तुमने बुक्स पे दिखा रखा है, उसी वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो ऑन डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। मतलब मेरा असेट बुक्स में आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो नई जगह पे जब जाएगा तो कितने का आएगा, 1 लाख का आ जाएगा। रिक्लासिफिकेशन पे आप डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन पे इसको कैरिंग वैल्यू पे दिखा। बट मजे की बात यह है कि लॉ एक बात ये कहता है कि हाउ एवर अगर आपने किसी भी एक साइड, याद रखना किसी भी एक साइड फेयर वैल्यू यूज किया था, मतलब ये, या तो देखो IS40 में तो जनरली फेयर वैल्यू ही होगा और कई बार IS16 में भी फेयर वैल्यू होता है। तो ये पॉइंट बहुत मेजर हो जाता है। कहता है अगर आप चाहे IS40 से IS16 में जा रहे हो, IS16 से, और कहीं भी एक बार वो असेट कभी फेयर वैल्यू पे मेजर हुआ है, मतलब पहले फेयर वैल्यू पे होता था अब कॉस्ट पे होगा, या अब फेयर वैल्यू पे होगा पहले कॉस्ट पे होता था, कहता है इफ एनी वन साइड, कोई भी साइड, fair value model is used, fair value model is used, then asset need to be valued at fair value। मतलब जिस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस डेट को आपको उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, एट नीड टू बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट अगेन डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। जिस दिन आप उसको रिक्लासिफाई कर रहे हो, उस दिन आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और सर, गेन लॉस का क्या होगा? गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो कहता है जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखना, गेन लॉस की ट्रीटमेंट ही बच्चे गलती करते हैं। गेन लॉस ट्रीट एज पर अर्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी एग्जाम्पल लूंगा तो आई थिंक बेटर समझ पाओगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, चेंज इन यूज बोलते हैं हम इसको। और पॉइंट क्या है? पॉइंट इतना सा है कि भाई, पहले दिल किसी और के साथ था, अब किसी और के पास, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ यूज। जिंदगी में एक नॉर्मल बात है, बदलते रहते हैं रिश्ते। तो कभी रिश्ता था कुछ, कभी कुछ, तो बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है मैं अलाउ करता हूँ। बट मेरा काम चेंज को रोकना नहीं है, मेरा काम है अकाउंटिंग बताना कि तुम चेंज को अकाउंट कैसे करोगे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये सवाल करूँ कि तुमने चेंज क्यों कर दिया। ठीक है, अगर वो चेंज जस्टिफाइड है, चेंज हो गया है तो चेंज है। बट मैं अकाउंटिंग कब मानूंगा, अकाउंटिंग कैसे करूंगा? तो सिंपल कहता है, क्या पहले तुम कॉस्ट मॉडल पे चलाते थे असेट को? आप बोलते हो यस। क्या अभी भी असेट कॉस्ट मॉडल पे ही चलेगा? आप कहते हो यस। कहते हैं देन नो चेंज, पुरानी वैल्यू ही नई वैल्यू बन जाएगी। क्या 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 मार्केट वैल्यू को देखना तुमने, बस जगह बदल ली, लोग बदल लिए, जज्बात वही हैं, चीजें वही हैं, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। तो कहता है जैसा पुराना था वैसा ही नया चलता है। बट अगर पुराने और नए में फर्क है, मॉडल्स में फर्क है, या तो पहले या नए में कहीं कॉस्ट है, कहीं है, या दोनों जब जगह ही फेयर वैल्यू मॉडल है, तो कहता है रिक्लासिफिकेशन की डेट पे फेयर वैल्यू निकालो। पहला काम क्या है? कैलकुलेट फेयर वैल्यू। और गेन लॉस को पुराने ट्रीटमेंट, मतलब IS16 में गेन OCI में जाता है, तो पहले अगर IS16 में था तो गेन कहाँ जाएगा? OCI में। अगर पहले IS40 में था तो गेन कहाँ जाएगा? P&L में। तो ये चीज एग्जाम के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के निकलता है। अगर हमारे को एग्जाम में टेस्ट होता है तो मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और नॉट एबल टू रिवाइज, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों से काफी हो जाती है। जैसे
मैं आपको एक एग्जांपल दूं इस बात को समझने के लिए। देखो, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करना। आती है बात समझ, क्या कह रहे हैं? देखो, कहता है काइल कंपनी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सम इयर्स अगो एंड कैरीज इट्स अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। तो कुछ साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी जिसको वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था। अब देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब बात समझ आ रही है? ये क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे थी, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है। ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर 2001 को, 31 दिसंबर को ईयर एंड है दोस्त हमारा। और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर 1 जनवरी, प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू ऑन 1 जुलाई। ये ट्रांसफर कब हो रहा है? चेंज इन यूज कब हो रहा है? अच्छा, चेंज इन यूज जस्टिफाई होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आपने कर दिया, एविडेंस होना चाहिए उसका। तो कहता है पहले हम 1 जुलाई से पहले ट्रीट करते थे IS 40 में, अब इसके बाद चलेंगे हम IS 16 में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट 1 जनवरी प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू 12 मिलियन, ठीक है। IS 40 तो बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। वो कहता है 12 मिलियन का था, ठीक है। IS 40 12 मिलियन का, डेप्रीशिएशन लगेगा प्रॉपर्टी पे? बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, जिस डेट को रिक्लासीफाई कर रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू कितनी दी है? 14 मिलियन। तो IS 40 क्या कहेगा? IS 40 कहेगा फेयर वैल्यू मैं यूज करता हूँ, तो 1 जुलाई को फेयर वैल्यू अपन लेंगे। तो असेट अब कितने का हो जाएगा 1 जुलाई को? क्या कैरिंग वैल्यू पे रहेगा? क्या आप इसी वैल्यू पे पास ऑन करोगे? नहीं, कॉस्ट मॉडल की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, तो बल्कि दोनों, दोनों में से कोई भी यूज करता हो, एक तो पक्का है। IS 40 तो फेयर वैल्यू यूज कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो फेयर वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद कहता है फेयर वैल्यू इज प्रिफर्ड। कॉस्ट मॉडल इज यूज ओनली इन रेयर केसेस वेयर फेयर वैल्यू इज नॉट कैलकुलेबल। तो 14 मिलियन माना जाएगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे 2 मिलियन का जो गेन आया है वो बच्चों कहाँ जाएगा? आपने 12 मिलियन से 1 जुलाई को आपको 2 मिलियन का गेन आया है। दो जगह होती है, एक होता है OCI, IS 16 कहता है OCI, और IS 40 कहता है PNL। तो आप में से कोई बता सकता है कहाँ डालूं इस 2 मिलियन के गेन को? करेक्ट है। सब बच्चे कह रहे हैं कि 2 मिलियन गेन को सर को PNL में डालें। ठीक है, करेक्ट है। अब अगर इतना आंसर नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत है, फिर इस लेवल पे बच्चा, फिर बेस ठीक करो, फिर अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़ो, एंट्री बनाना है सब। फिर तो बेस, अकाउंटिंग का बेस ही नहीं क्लियर है तो फिर SBR लेवल, प्रोफेशनल लेवल जैसे पेपर्स को कहाँ अपन तैयार कर पाएंगे? बेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बट हमसे ना, मालूम है, ये नहीं पूछा एग्जाम में, फंस ये जाते हैं। हालांकि इस लेवल पे तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब FR में आती है कि कैरिंग वैल्यू ईयर एंड पे निकालो। आपको कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर पे निकालनी है। तो बच्चा क्या है, अगर 14 मिलियन कैरिंग वैल्यू लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना। गलती मत करना। 14 मिलियन असेट कहता है, लाइफ कितनी है? 14 साल। असेट भी 14 का, लाइफ भी 14 साल की, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 मिलियन। और 6 महीने बीते हैं तो 6 महीने का कितना हो गया? 0.5 मिलियन। तो 14 में से, 14 में से 0.5 हटाया तो असेट कितने का बचा बुक में? 13.5 मिलियन। 13.5 मिलियन विल बी योर करेक्ट आंसर भाई।
IAS 16 तो डेप्रिसिएशन लगाएगा, यहां से डेप्रिसिएशन लगना शुरू, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, अब आगे से डेप्रिसिएशन तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, उल्टा होता तो बात अलग होती। अगर मैं IAS 16 से IAS 40 में जा रहा होता तो गेन को अच्छा, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, IAS 16 से IAS 40 में जा रहे हो, सेम ही ट्रीटमेंट होगी फेयर वैल्यू मानते हुए, तो IAS 16 में क्या हो जाएगा? सर मेरे IAS 16 में ये 2 मिलियन का गेन ओसे में डाल देता, फर्क क्या होता? कुछ नहीं होता। और 2 मिलियन का गेन नहीं, 12 मिलियन में मतलब मैं निकालता कैरिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करता, यहाँ से मैं 12 से 14 के बीच में कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। बट अगर यही IAS 16 होता तो मैं कैरिंग वैल्यू एट फर्स्ट जुलाई निकालता। कैरिंग वैल्यू कैसे निकलती है? हमने इंपेयरमेंट में पढ़ा था, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। IAS 16 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कैरिंग वैल्यू निकाल के उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करता। मान लो कैरिंग वैल्यू आती 11 मिलियन और असेट की फेयर वैल्यू है 14 मिलियन, तो 3 मिलियन का गेन आता, ये गेन ओसीआई में डालता और अब ये एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखता रहता हमारा। अब डेप्रिशिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बात खत्म होगी ना। फाइनली बच्चों, एक लास्ट बात और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज इन यूज समझे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको पहले ही बोला कि इस टॉपिक को समझ लेना, चेंज इन यूज को। एक दो क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगे आपको, स्टडी हब में मिल जाएंगे एक दो क्वेश्चन पुराने, उनकी प्रैक्टिस करो। बाकी ये देखो, लास्टली डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर कई सारे अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर बताते हैं, खुद रीड कर लिया करो डिस्क्लोजर। बुक में एंड में हर टॉपिक के बाद डिस्क्लोजर, ये सब फालतू की थ्योरी दी हुई है, उनको जरूर एक बार पढ़ लिया करो। तो क्या कहता है? मस्ट डिस्क्लोज वेदर फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल, अच्छा कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो वो डिस्क्लोज करना है। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू मॉडल प्रिफर्ड है। और आपको बताऊं, जैसे चलो एक नॉलेज की चीज बताता हूँ, हमारे इंडिया में भी ना सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IND AS 40। छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए डिफरेंसेस बता रहा हूँ, जनरली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। बट हमारे पास इंडिया के अंदर IND AS 40, जैसे हमारे यहाँ पे किसी ने अगर CA किया हुआ है, कोई CA फाइनल का है तो उसने पढ़ा होगा एक IND AS 40 करके। सेम नाम सेम है, सिर्फ ना 40 जैसे हमारे यहाँ 40 है, IAS 40 इंडिया में भी जो कॉपी होके आया है वो उसको क्या कर दिया, IND AS 40 कर दिया। सब कुछ जो मैंने पढ़ाया सेम है, बट मेजर डिफरेंस मालूम है क्या है? वहां पे हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IND AS 40, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जैसे तुम्हें दो मॉडल देता है IAS, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो सिर्फ कॉस्ट मॉडल को अलाउ करता है। देखो कितना बड़ा फर्क है। IND AS 40 says that only model which will be applied on investment property cost model। आप कहोगे सर ये तो सोल पे अटैक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। आपने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्टार्ट में ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू अच्छा है, हमारा IAS तो कहता है फेयर वैल्यू अच्छा है, और वहीं इंडिया में ये IND AS कहता है कि कॉस्ट मॉडल ही लगेगा। फेयर वैल्यू का कहता है सिर्फ डिस्क्लोजर दो, फेयर वैल्यू को सिर्फ डिस्क्लोजर में डाला हुआ है कि फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर कंपलसरी कर दिया, बट फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना मना कर दिया। अब देखो यार, बात ना IAS की सही है, IAS ज्यादा अच्छी बात कर रहा है, बट अच्छी बात करने से जिंदगी नहीं चलती ना। IND AS प्रैक्टिकल बात कर रहा है, खासकर इंडिया के मार्केट को देखते हुए। तो ये पॉइंट मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम समझो कि कैसे IAS और IFRS को लेके हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनमें चेंजेस किए जाते हैं, इसके पीछे का पर्सपेक्टिव समझो एजेंसी का। अब इंडिया के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल को कंपलसरी करना कितना मुश्किल है। आपको मालूम है हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी की वैल्यूज इतनी अनसर्टेन है, इतना, ये ग्लोबल लेवल पे कहना बड़ा आसान होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे दिखाओ, फेयर वैल्यू इज रिलायबली मेजरेबल। बट पता है ना, इंडिया में फेयर वैल्यू अगर हम रिलायबल कर देंगे तो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। देयर आर मेनी रियल स्टेट कंपनीज, कंपनी डीलिंग इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मार्केट, दे विल फेस अ ह्यूज चैलेंज इन कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू। तो इसलिए बोला कि डिस्क्लोज करो और सिर्फ कॉस्ट मॉडल को यूज करो, आप लोग जैसे IAS 16 में करते थे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटाते रहो और यूज करते रहो, कोई पंगा ही नहीं है फेयर वैल्यू का। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में ये बात कभी नहीं है। हमारी पढ़ाई है IAS 40, और IAS 40 हमारे को क्या कहता है? IAS 40 हमारे को कहता है भाई दोनों मॉडल अलाउड है, फेयर वैल्यू प्रिफर्ड है, फेयर वैल्यू लॉजिकल है, फेयर वैल्यू ही निकलनी चाहिए, फेयर वैल्यू ही रीजनेबल है।
तो जो भी मॉडल यूज कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करो। इफ फेयर वैल्यू बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एंड वेदर डन बाय इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि आपने किस बेस पे वैल्यूएशन निकाली वो बताओ, और किसने निकाली, मतलब नाम नहीं बताना है, ये बताना है कि उसका स्टेटस क्या था। दैट पर्सन वाज फ्रॉम योर फैमिली और वाज इंडिपेंडेंट, रैशनल, अ थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली वैल्यूएशन इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज डन फ्रॉम थर्ड पार्टी। आप अपने यूजर को बताओ कि वैल्यूएशन करी किसने। आपको यार, मेरे 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 फादर ने अभी मेरे मेरी बहुत तारीफ करी है। मेरे फादर ने मेरे को बोला है कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा करूंगा, करूंगी, मदर बोल रहे हैं मैं अच्छा करूँ। तो वो तो एक बायस्ड वैल्यूएशन होगी ना बच्चों। अब एक थर्ड पार्टी से आप पूछो जो रैशनल तरीके से, वो बेटर, वो भी ये बात कहते हैं कि हाँ, यू विल डू, यू आर डूइंग गुड एंड यू विल डू ग्रेट, देन ऑब्वियसली दैट नीड टू बी relied more as compared to the biased valuation. And finally, कहता है अगर आप कॉस्ट मॉडल भी यूज करते हो तो भी फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज करो। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, मान लो फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, तो जितनी भी आपको लगता है कि हो सकती है वो वाली फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज करो, क्योंकि कंपेरेबिलिटी हो सकती है। इट्स दिस पॉइंट इज डन फॉर कंपेरेबिलिटी। भाई एक इन्वेस्टर कई कंपनियों से कंपेयर करता है, बाकी कंपनी फेयर वैल्यू पे दिखा रही है, तुम कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहे हो, तो कंपेरेबिलिटी होगी कैसे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने साफ बोला कि फेयर वैल्यू मस्ट स्टिल बी डिस्क्लोज टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी, टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी। ठीक है बच्चों, सर मैं आपको बता रहा था, यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया। तो ये हमारा मोटा मोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस होता है, और डन है चीजें। इसमें इतनी सी बात है, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक दो स्पेसिफिक चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी छोटा मोटा नॉलेज है, बच्चों को पता होना चाहिए। देखो, ये कंसोलिडेशन से लिंक नॉलेज है, अपन एफआर में भी डिस्कस करते हैं इस बात को। ध्यान रखना कि पेरेंट एंड सब्सिडरी, मतलब
अगर पेरेंट सब्सिडरी को और वाइस वर्सा, सब्सिडरी पेरेंट को प्रॉपर्टी देती है रेंट पे बिजनेस करने के लिए। तो देखो समझना, अब एग्जांपल समझना, अमिताभ जी ने अभिषेक जी को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो जो अमिताभ जी की स्टैंड अलोन बुक है, मतलब जो अमिताभ जी की खुद की बुक है, सेपरेट बुक, सेपरेट स्टैंड अलोन बुक्स, सेपरेट स्टैंड अलोन बुक्स में ध्यान रखना है ये कैसे ट्रीट करी जाएगी। बिल्कुल IS 40 मानिए, पेरेंट कंपनी अपनी बुक में IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना दिखाएगी। आपने किसी को रेंट पे दिया है, सब्सिडरी सेपरेट पर्सन है, आप सेपरेट पर्सन और सब्सिडरी ने रेंट पे ली है प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी है सब्सिडरी के लिए, और आपके लिए एक स्टैंड लोन बुक्स में वो IS 40 है, प्रॉपर्टी ओन्ड, प्रॉपर्टी गिवन ऑन लीज, आपने प्रॉपर्टी लीज पे दी। इवन सब लीज भी यहाँ पे आ जाता है, आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली और किसी को सब लीज करी तो भी आप IS 40 में आ जाते हैं, आपका प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी नहीं। बट कंसोलिडेटेड में कैसे दिखाओगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे। तो लॉ कहता है ये जो इंट्रा ट्रांजेक्शन है वो फेक है, रियल ट्रांजेक्शन जो अल्टीमेट ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी अल्टीमेटली अभिषेक जी क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए एक ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। भाई तुमने किसको दी है, अभिषेक जी, अमिताभ जी ने प्रॉपर्टी दी किसको है रेंट पे, अभिषेक जी को दी है, और अभिषेक जी अमिताभ जी के क्या है, फैमिली पर्सन है। तो जब दोनों को आप जोड़ दे रहे हो, दोनों को कंबाइंड कर दे रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगा, IS 16 बन जाएगा। क्योंकि आपस में करी हुई ट्रांजेक्शन तो कंसोलिडेशन में एलिमिनेट हो जाती है। तुमने खुद को ही रेंट पे दिया है, खुद को ही रेंट पे लिया है, तो खुद का नहीं होता है। अल्टीमेट क्या बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, PP। तो कंसोलिडेशन में PP दिखाएंगे, हाँ स्टैंड लोन में अभी भी वो IS 40 दिखाई जाएगी। मान लो पेरेंट दे रहा है सब्सिडी, तो पेरेंट की बुक में, और सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी की बुक में इट विल बी ट्रीटेड नॉर्मली, क्योंकि सेपरेट बुक्स में तो ये फंडा ही नहीं आता। सेपरेट बुक्स का तो हम पढ़ ही रहे हैं पूरा चैप्टर, इंडिविजुअल बुक्स पे तो क्या ट्रीटमेंट होगी जो अभी तक पढ़ा वही होगी। बट कंसोलिडेशन में इंट्रा ग्रुप आइटम्स को एलिमिनेट करके, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करके सब्सटेंस को देखा जाता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, लीगैलिटी को ना देखते हुए रियलिटी को देखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट बचा, आप सबको याद रखना है IS 40 को लेके। तो एक बस अगर हम समरी करें हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, छोटे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। और हाँ बच्चा बताओ। बच्चे का क्वेश्चन है कि पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को, पेरेंट ने सर सब्सिडरी को प्रॉपर्टी दी है, पेरेंट अपनी बुक्स में IS 40 दिखाएगा, सब्सिडरी क्या दिखाएगा, स्टैंड लोन बुक्स में सब्सिडरी क्या दिखाएगा। बच्चा एक बात बताओ, आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी, अभी तक हमने कभी डिस्कस किया कि सामने वाला क्या करेगा उसका। अगर हम देखें तो जो बंदा रेंट पे लेता है प्रॉपर्टी को, वो कैसे दिखाता है, जो बंदा रेंट पे लेता है वो क्या है, लेसर और लेसी। तो अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, उसको आप किस तरीके से दिखाओगे, प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट, वहां पे IFRS 16 लग जाता है, लीज लग जाता है। और ऑपरेटिंग लीज में अपन कैसे दिखाते हैं प्रॉपर्टी को, आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, रेंटल है, बुक्स में थोड़ी दिखाओगे, डेबिट रेंट क्रेडिट कैश। भाई आप किसी के टेनेंट हो, किसी के किराएदार हो, तो वो प्रॉपर्टी आप बुक्स में थोड़ी दिखाते हो। आपने कहा कि सर मैंने होटल बुक किया,
6 दिन के लिए आप किसी होटल में किराया दे के रह रहे हो, 10 दिन के लिए किसी होटल में किराया, तो वो होटल आपकी बुक्स में थोड़ी आएगा। जो भी रेंट पे कर रहे हो, वो जो खर्चा पे कर रहे हो वो दिखाओगे, डेबिट, रेंट, क्रेडिट, कैश। चलो देखो बच्चों, एक बार दोबारा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समरी सुन लेना। समरी क्या था? तो समरी ये है कि IS 40 क्या कहता है? IS 40 कहता है कि कोई भी लैंड बिल्डिंग अगर अपन ने किसी को रेंट पे दी है, तो वो यहाँ पे IS 40 में अकाउंट होगी, या कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखी हुई है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड होगी। इनिशियल मेजरमेंट सेम एज IS 16, सेम एज IS 16, कुछ नहीं नया बताया मैंने। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में मैंने कहा फेयर वैल्यू मॉडल इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू कॉस्ट मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल कैसे होगा? सेम एज IS 16, प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी होगी, सब कुछ होगा। बट फेयर वैल्यू मॉडल के लिए मैंने क्या पॉइंट बताया? फेयर वैल्यू मॉडल के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल। फर्स्ट इज fair value need to be calculated every year. Second, gain loss will go to P&L, and third, no depreciation from now on. Lastly, हमने डिस्कस किया reclassification. Whenever you are reclassifying, calculate fair value. मतलब most of the cases में you have to calculate fair value, तो fair value निकालना ही निकालना, ऐसा रख लो। और fair value में जो gain loss आएगा वो पुराने 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 old accounting standard के थ्रू ट्रीट होगा। Lastly, अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर्स हैं तो इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएंगे। अकाउंटिंग कैसे होगी? अल्टीमेट यूज के बेस पे, और अल्टीमेट यूज क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का बिजनेस यूज हो रहा है। देखो, अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। रिसेंटली IS 40 से अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखो, आप लोग करके आ पाते या नहीं कर पाते, मैंने छोटा सा पार्ट निकाला। मैंने दोबारा बताया कि क्वेश्चन 3, 4 में आपके मिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, तो वहां से आप रेलिवेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स के लिए हमारे एग्जाम में बच्चों आया था। पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, वो अभी नहीं कर सकते, बट एक ही बात है, पार्ट पार्ट से ही क्वेश्चन होता है। तो सियाल कंपनी आपको आपकी किट में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 6 मार्क्स के अराउंड ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 24, 25 में आया है। पढ़ के देखो और आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो। अच्छा, लास्ट क्लास में भी मैंने एक बात बताई थी। देखो, एक तो इन क्वेश्चन को कराने का मकसद ना दो चीजें हैं। पहली बात, सबसे बड़ा रीजन तो इन क्वेश्चन को कराने का ये है कि आप समझ पाओ कि SBR में टेस्टिंग कैसे होने वाली है, SBR में क्वेश्चन आएंगे कैसे। कहने को 4 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 और 4 जनरली पूरे सिलेबस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं, बट क्वेश्चन 3 और 4 में भी पार्ट होते हैं। अब जैसे आप इसमें देखोगे तो क्वेश्चन 3 में अपने आप 3 एग्जिबिट, 4 एग्जिबिट है, तो कहता है यूजिंग एग्जिबिट 3, तो पर्टिकुलरली हर एग्जिबिट को पढ़ पढ़ के आंसर करना है। मैंने एग्जिबिट ऊपर रख दिया, नीचे रिक्वायरमेंट रख दिया, तो एग्जिबिट 1 से अलग रिक्वायरमेंट होगी, एग्जिबिट 2 की अलग रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे करके 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पहला तो वन शॉट 25 का पूरा केस स्टडी नहीं आता, बिकॉज दैट विल बी वेरी टफ अगर ऐसी टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो छोटा सा कंटेंट रहता है, उस पर रिक्वायरमेंट रहता है। दूसरा, बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर लिखें कितना, क्या लिखें, कैसे लिखें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ो। स्टेप्स क्या हैं SBR में आंसर लिखने के? एग्जामिनर का आंसर अगेन ट्यूटोरियल पर्पस है, उतना नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर उतना लिख के आओगे तो नहीं हो पाएगा एग्जाम में, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उतना लिख के कोई आ भी नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है कि ध्यान क्या रखना है? रिक्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले। यूजिंग एग्जिबिट 3, एग्जिबिट सब क्या होती है? तो एग्जिबिट आपको एग्जाम में गिवन रहती है 1, 2, 3, ये थर्ड एग्जिबिट ऑलरेडी मैंने ऊपर दी हुई है, एग्जिबिट 3 है। डिस्कस हाउ लैंड एंड रिलेटेड फेयर वैल्यू गेन शुड बी अकाउंटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। अब देखो, आपसे आपसे वर्ड क्या बोलिए? डिस्कस। पहली बात ध्यान रखना, डिस्कस। और क्या बोला है? हाउ लैंड एंड रिलेटेड फेयर वैल्यू गेन शुड बी अकाउंटेड। तो कैसे अकाउंटिंग होनी चाहिए और क्यों अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये दो बातें बस आपको लिखनी। SBR में होना क्या चाहिए
और उसका वाई, जितना वाई लिख सको, रीजनिंग लिख सको, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। टू द पॉइंट लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, लिखना जो है वही लिखो, रेलिवेंट लिखो और विद रीजनिंग लिखो। मतलब जो हमारी राइटिंग की स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। डिस्कशन रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। अ डिस्कशन जस्ट राइटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल गेट यू 2-3 मार्क्स। अगर कोई बच्चा सिर्फ यहाँ पे ये लिख देगा ना कि सर मैं ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख देता हूँ हर बात की, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि भाई दिस इज इंटैंजिबल एसेट, दैट इज रेंट, और ऐसे ऐसे करके रेवेन्यू रिकग्निशन, हमने ऐसे करके सिर्फ अकाउंटिंग, नहीं नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन योर अकाउंटिंग, you have to write and explain your accounting, and to explain you have to think, and you have to write in your own words। तो लिखना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, अपन उसको देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के थ्रू। तो एक बार खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है, 2-4 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कि अपन इसको कैसे अप्रोच करते हैं। एक एक चीज सोचो, बारी बारी हर लाइन को सोचो कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, क्या जो इन्होंने करी है ठीक करी है, गलत करी है, और अपन कैसे आंसर लिखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, करें डिस्कस इसको, करा आपने ट्राई? कोई बताना चाहेगा वैसे आप लोग कैसे लिखते हैं इसको? हाँ भूमि बताओ। चलो देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बच्चे का आंसर ये है कि देखो, यही माइंडसेट चेंज करना है। पहली बात, ये कहना कि सर एंड में 0.5 मिलियन जाना चाहिए, 1.5 की रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इतना बेसिक है। इससे ऊपर एसबीआर बिल्ड हो सकता है, जो इतना भी नहीं। जो बच्चे ने भी आंसर दिया, सीधा कैलकुलेटिव पार्ट पे फोकस किया, बाकी कोई चीज पे फोकस नहीं है सिर्फ। हालांकि क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा कि 0.5 मिलियन का, वो तो एंड की बात है। आप देखो, आप अ, आपने बिल्कुल सही पकड़ी है। मेन मेन बात आपने बोला कि सर इसमें 1.5 मिलियन का गेन उन्होंने डाला है, 0.5 मिलियन का गेन जाना चाहिए, जो भी है ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे सही गलत। 0.5 है, मेरे को कैलकुलेशन अभी मेरे को भी देखना पड़ेगा, देखा नहीं है क्वेश्चन, देखता हूँ। बट मोटा मोटा ठीक लग रही है बात। बट क्या मार्क्स आएंगे इस बात पे? मेरे ख्याल से एसबीआर लेवल पे, डिपाई के लेवल पे हर बच्चा ही बात लिख के आ जाएगा। अब यहां से बात शुरू होती है कि क्या लिखना क्या है, 6 मार्क्स के लिए लिखना क्या है। असलियत में आप अगर बेसिक लेवल तक पहुंच गए हो, तब अपन उसको, मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। बट हाँ, अगर कोई बच्चा, जो बच्ची ने भी बात बताई, भूमि जो कह रही है, वो भी उतना भी आप नहीं कर पा रहे हो कि सर ये 0.5 मिलियन और ये कंफ्यूजन, तो फिर थोड़ा सा टाइम और स्लो कर, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी से भी नहीं हो सकता। कोई ऐसी रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ यार, कि जितने आप देखते हो ना ज्यादा इंस्टा, यूट्यूब और उन सब से, आपको लगता है कि बहुत कुछ, हम कुछ बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। इस एआई की दुनिया में चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं। आपको वरी नहीं करना है। कॉमर्स इज कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस तो हम सब बच्चों पे है ही। तो देखो, पढ़ते हैं, इसको करते हैं। ऑन 31 दिसंबर 16 सियाल का, अब देखो मैं ना, हर बात पे मुझे जस्टिफाई करना है, हर बात पे डिस्कस करना है, और अपने तरीके से, और मेरा आंसर दिया हुआ आंसर और एग्जामिनर का आंसर वो भी पढ़ना। एग्जामिनर का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट मैं अपने तरीके से एग्जाम कंडीशन में क्या लिख के आ पाता। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो एग्जाम का आंसर लिख के आ पाऊंगा एग्जाम कंडीशन में, तो फिर उसे क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है? उसको थोड़ी मैं सिखाने बैठा हूँ, वो उस बच्चे को तो जरूरत ही नहीं है मेरी। हम तो भाई एक एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं।
ठीक है। On 31st December 16, Sial Company purchased land for 10 million with intention of developing it into employee car park. According land was initially recorded as PPE. यहीं पे मेरे को पहले ही डाउट आता है, क्या ये पीपीई की ट्रीटमेंट सही है? सारी अकाउंटिंग पे बात करूंगा ना भाई सर, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये पीपी, यही एसबीआर में गलती हो जाती है। अपन को यही मार्क्स, यही बात बस लिख के दे देनी है और कॉपी पेस्ट तक आप कर सकते हो। आपका सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको कैसे कैसे लिखूंगा? ये बात लिखूंगा कि दिस अकाउंटिंग, इनिशियली आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, क्या पता गलत हो और क्यों सही है। देखो क्या लिखेंगे, द लैंड, ठीक से, द लैंड वॉज करेक्टली ट्रीटेड एज पीपी, किस डेट को? ऑन 31st December, ऑन 31st December 2016। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है सर? आपने ये तो लिख दिया, ये तो सेम बात आपने रिपीट कर दी, लैंड वाज करेक्टली ट्रीटेड एज 2016। बट यहाँ पे आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? क्यों ये लैंड पीपी होना चाहिए था, मैं बता देता हूँ। एज इट वाज परचेज्ड फॉर यूज एज एन एम्प्लॉय। ध्यान रखना बच्चा, मैं बिजनेस यूज के लिए खरीदा है, बट एज बिजनेस यूज। बता दिया, एग्जामिनर को मार्क्स आ गए। अब एग्जामिनर आंसर में कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हो, मैं इतना ही लिख के आ पाता भाई एग्जाम में। और स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक का कोई मार्क्स नहीं कटता था। चीज सेंस बनानी चाहिए। आपने बिजनेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत लिख दी, वो वर्ड सेंस बना रहा है, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। पहली बात, कई बच्चे इन छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं, एग्जामिनर समझता है उस चीज को। मेजरली हाँ, वर्ड मीनिंग ही नहीं है तो बात अलग हो जाती है। आती है बात समझ? अब देखो, मैंने इन्हीं सबसे पहले इनकी पहली वाली लाइन पढ़ी और खुद क्वेश्चन किया कि इनका कि इस लैंड को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाना सही था। हाँ सही था, और क्यों था? अगर इन्होंने एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर बना दिए, एम्प्लॉय के लिए बिल्डिंग खरीदी है, तो बिजनेस यूज ही है ना। तो वो एम्प्लॉय को रेंट पे दे रखा है, अगेन इट्स अ बिजनेस यूज। इट्स फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो आगे देखो, बाय 1st September द लैंड इज नॉट येट। हाँ पहले पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन, मैं अभी सॉल्व करने के मोड में आया हुआ हूँ। इसका ये मतलब मत समझना कि सर ने तो इसको पढ़ नहीं रखा। एक बार मैंने रीड कर लिया क्वेश्चन अपने आप अपने पेज पे, अभी आपको टाइम दे रखा था, मैंने भी पढ़ लिया। बट अब मैं सॉल्व करने के मोड पे जब आ रहा हूँ तो मैं हर पॉइंट पे डिस्कस करूँ। By 1st September 2017, land has had not been developed, and due to an increase in employee working from home, CL company no longer required car park. Now, अब समझना यहाँ पे क्या हुआ। कहता है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो हमें ये लैंड ना अब जरूरत नहीं है। हमने एम्प्लॉय को कार पार्किंग के लिए जगह दे रखी थी, आओ एम्प्लॉय कार पार्क करो, बिजनेस यूज था, बट अब जरूरत नहीं है। द कंपनी देयरफॉर डिसाइड टू लीज द लैंड। लीज द लैंड मतलब अब ये रेंट पे दे देगा। लीज द लैंड टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को लीज पे देना, क्या हो गया ये? लैंड है और लीज पे है, लैंड है और रेंट पे है, क्या हो गया? IS 40 हो गया। रिक्लासिफाइड, मेजरिंग इट ओरिजिनल कॉस्ट एट 10 million। मेजरिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट 10 million। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कोई गड़बड़ लगी नहीं। इसको चेंज इन यूज को जस्टिफाइड मानेंगे हम, बिल्कुल जस्टिफाइड चेंज इन यूज है। लिखोगे पॉइंटर्स में लिखो आंसर, पैरा में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो मानता हूं कि आप वैलिड पॉइंट्स बनाते जाओ, अपने आप आपका अच्छा आंसर आता रहेगा। मैं तो सिंपल, फ्रॉम 1st September land is held for rental,
क्वेश्चन क्या कहता है, अब मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ इस लैंड को, रेंटल पर्पस के लिए, तो ठीक है, तो यस इट शुड बी reclassified as इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पता है तो आप ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दो, अच्छा इंप्रेशन आता है एसबीआर। नहीं पता है तो मार्क्स कट जाएंगे, गलत डाला तो मार्क्स कट जाएंगे, सही पता है तभी डालना। तो फ्रॉम 1 सितंबर लैंड इज हेल्ड फॉर, आपने चेंज इन यूज कर दिया ना, लैंड इज हेल्ड फॉर रेंटल विच इज चेंज इन यूज, सो यस इट शुड बी रिक्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक मुझे कोई दिक्कत, मैं और क्वेश्चन बिल्कुल एग्री करते हैं। मैंने उनकी अकाउंटिंग से बिल्कुल अभी तक की अकाउंटिंग से मैं, इन्होंने मुझे बोला कि पूरी अकाउंटिंग बताओ इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 की अकाउंटिंग, तो इनकी हर अकाउंटिंग सही है वो भी बताऊंगा, गलत है वो भी बताऊंगा, और क्यों सही है वो भी बताऊंगा। तो आप मेरे को देखो, मैं टू द पॉइंट आंसर लिख रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा ऐसी फैंसी इंग्लिश लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल रिलेटेबल जो एक स्टूडेंट लिख सकता है वो लिख रहा हूँ आपके साथ। ठीक है सर, यहां तक बात आपकी समझ आती है। आगे देखो क्या कहता है, सियाल कंपनी विश टू अप्लाई द फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल तुम्हें लगाना ही पड़ेगा विश क्या। However, at 1st September, ठीक है 2017, यहीं पे हम, management believed that the fair value of land could not be measured reliably due to legal issue relating to public access। ओहो, अभी पढ़ा था, देखो सोचो, ये तो अभी पढ़ा है इसलिए आपको ये बातें समझ भी आ रही। यही क्वेश्चन अगर IS 40 को पढ़े हुए 20 दिन हो गए हैं या एग्जाम में पढ़ के नहीं गए तब आ जाए तो हालत ढीली हो जाए बच्चों की। However, at 1st September, management believed that the fair value of land could not be reliably measured due to legal issue। ये है इस क्वेश्चन की जान। अब यहां से ये क्वेश्चन रियल शुरू हो रहा है, तुम्हारे और मैनेजमेंट के बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाके रख दिया है कि लीगल डिस्प्यूट की वजह से फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो रही है। तो क्या फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो पा रही है ड्यू टू लीगल इशू रिलेटिंग टू पब्लिक एक्सेस कुछ आ रहा है, उस वजह से हम इसकी फेयर वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या इसको कॉस्ट मॉडल पे दिखाया जा सकता है। डिस्पाइट दिस, a nearby plot of land similar size with similar legal was sold September 17 11 million। अच्छा, on 31st December 17, the legal issue was resolved and independent surveyor valued land at 11.5। CL company recognized fair value 1.5 being difference between cost and fair value। तो ठीक है, अब अब अगर आप समझोगे नहीं ना तो आप आंसर नहीं कर सकते। पहली बात तो क्वेश्चन में सारे आंसर होते हैं, एसबीआर की ब्यूटी तो ये है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दोबारा लिखना होता है, उसको बस जस्टिफाई करते रहना होता है, सही गलत कुछ नया लिखने को भी नहीं है। मैं तो कॉपी पेस्ट करके 4-5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देता, उसी में बस चेंजेस कर देता हेयर देयर। भाई अपन थर्ड पैरा से पढ़े तो मेन, अब हमारा, हम अकाउंटेंट हैं किस बात के लिए, हमारा हमारा एरिया आ गया। थर्ड पॉइंट में आप देखो तो जस्टिफिकेशन मांग रहा है वो क्लियरली। अगर मेरा सीनियर, मेरी मैनेजमेंट मेरे पास आती है और ये बात मुझे कहती है कि यार लीगल इश्यूज की वजह से हम इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बताओ क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कॉस्ट मॉडल पे जाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजर्ड। बट वहीं एक बंदा अलग से आके मेरे कान में एक बात बोलता है, यार अभी भी ना एक सिमिलर लैंड 11 मिलियन पे बिका है सेम लीगल, तो फेयर वैल्यू निकल सकती है। फिर तुमने कैसे कह दिया फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। जैसे 11 मिलियन IFRS 13 लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 लेवल 3 आउटपुट इनपुट लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग 11 मिलियन इज सर्टिफाइड। और ऊपर से आप खुद कह रहे हो कि देयर इज अ सर्वेयर, देयर आर वैल्यूअर्स जो वैल्यू कर सकते हैं। तो आपने ये जो आर्गुमेंट दिया है कंपनी कि इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही है लीगल इशू की वजह से, वो इनवैलिड आर्गुमेंट है। ये एसेट का फेयर वैल्यू कैलकुलेबल है, और जब फेयर वैल्यू कैलकुलेबल होता है, मेजरेबल होता है, तो हमें किस पे ट्रीट करना चाहिए, फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए। आपने कॉस्ट पे दिखा के गलत किया, ये मेन आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी होगी। और कई बार ना देखो डुअल जस्टिफिकेशन भी हो सकती है। आप हो सकता है आपकी राय इससे अलग हो कि सर नहीं, ये फेयर वैल्यू का सही मेजर, बट फिर उसको जस्टिफाई कर पाओ, फिर वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफरेंस देके आप फिर उस बात को जस्टिफाई कर सको, तो सेकंड आंसर भी एक्सेप्टेबल होता है एसबीआई में। बट यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब ऐसी जस्टिफिकेशन के बारे में बात आती है ना, तो अपन कहेंगे IS 40 क्या कहता है। पहले तो मैं ना यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले जिक्र करूँ, क्योंकि ना अपन जब जब फाइट करने बैठेंगे, किसी मुद्दे पे डिबेट करने बैठेंगे, तो सबसे पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन का कोटेशन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आई थिंक ये बात अपन सबको पता है कि एज पर IS 40
fair value model is प्रिफर्ड किसको है? कौन सा मॉडल प्रिफर्ड है? फेयर वैल्यू मॉडल। सर फेयर वैल्यू मॉडल को क्यों प्रिफर किया IS40 ने? तो IS40 कहता है कि इट इज रिलायबली मेजरेबल। फेयर वैल्यू मॉडल इज प्रिफर्ड एज इट इज reliably measured in most cases, only in rare cases cost model is allowed। पहले मैंने मैंने अपना नॉलेज दिखा दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यहां तक मैंने क्वेश्चन की बात नहीं करी। अब मैं बात करूंगा इन्होंने क्या किया। अब इनकी बैशिंग शुरू करूंगा। अभी तक मैंने प्रोविजन डाला, जो मेरा प्रोविजन क्या कहता है। अब मैं यहां से कंपनी की बैशिंग शुरू करूंगा। Here कंपनी क्लेम्ड, भाई कंपनी का क्या क्लेम है? दैट फेयर वैल्यू इज नॉट, जो कंपनी ने बोला वही बात मैं दोबारा लिख रहा हूं। फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल रिलायबली। ठीक है, फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है रिलायबली। दिस इज इनकरेक्ट एज सिमिलर लैंड was sold, similar बोला है मैंने, was sold for $11 million, therefore fair value can be estimated। भाई हमारा IFRS 13 फेयर वैल्यू पे बात करता है ना, और फेयर वैल्यू ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल आइटम तो फेयर वैल्यू मानी जाती है। खत्म हो गई बात। यहाँ पे मैंने अपना कंक्लूजन भी दे दिया, साथ साथ कंपनी की बात भी डिस्कस कर ली। कंपनी कहती है फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल रिलायबली, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, क्योंकि सिमिलर लैंड हमारा सेल हुआ है 11 मिलियन पे, देयरफॉर फेयर वैल्यू कैन इजीली बी एस्टिमेटेड। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं IFRS 13। अब क्या सर, हमने बात कर ली कि IFRS 13 इसको एक रिलायबल वैल्यूएशन मानता है। एज पर IFRS 13 सिमिलर प्रॉपर्टी की वैल्यू इज अ रिलायबल वैल्यूएशन फॉर फेयर वैल्यू, जस्टिफाई कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब क्या? अब बस यहाँ से ट्रीटमेंट को आपको जस्टिफाई करना, मतलब अब आप फाइनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात करोगे। 2-2 मार्क्स अभी मिल गए मुझे, 4 मार्क्स की मैंने तैयारी कर दी। अब बचे हुए 2 मार्क्स की तैयारी और कर लेता हूँ, लास्ट ईयर में अकाउंटिंग लिख देता हूँ। होना क्या चाहिए था? ऑन ट्रांसफर, देखो ऑन ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? फ्रॉम PP टू IS40, टेक फेयर वैल्यू दैट इज 11 मिलियन। और कुछ आपको नंबर्स कुछ करके नहीं, राइटिंग में कैलकुलेशन दिखा दो। फेयर वैल्यू, so on transfer PP to IS take fair value that is 11 million and cost, sorry cost कह रहा हूँ, carrying amount, कैरिंग अमाउंट कितने पे कैरी हो रहा है बुक में, क्या बताया था मैं? कॉस्ट पे। कैरिंग अमाउंट इज 10 मिलियन। तो ऑन डेट ऑफ reclassification we have a gain of how much? $1 million।
विच विल गो टू वेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मार्क्स दिलाएंगे, ये जाएगा कहाँ पे? विच विल गो टू ओसीआई या पीएनएल बच्चों? ओसीआई। रिवैल्यूएशन गेन है ना, आई16 क्या कहता है? रिवैल्यूएशन गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा, पुराना वाला ट्रीटमेंट लगेगा। करेक्ट। एंड फाइनली, ये तो मैंने 1 सितंबर की ट्रीटमेंट बता दी। लास्टली अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बचा क्या है इस क्वेश्चन में? एक एक चीज बता दी। एट 31 दिसंबर 2017, ईयर एंड जो है 31 दिसंबर, फेयर वैल्यू एज, डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को उस पर कर दिया है। फेयर वैल्यू has increased to 11.5 million. So there is, ये मैं कैप्स में लिख रहा हूँ या कैसे भी लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एग्जाम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिखते हो आप। तो कितना गेन हो गया? आपकी बुक में कितने का दिखा रखा था आपने? 11 का। there is a gain of 0.5 million, $0.5 million। ये भी बता दो, which will go to profit। Done। This will be your answer बच्चों for 6 marks, and like this you have to write your answer। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, मैंने थोड़ा सा जानबूझ के डिटेल रखा क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि जब तक हम डिटेल में आंसर नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तब तक हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। बट definitely you will earn marks if you write to the point and with justification। for example, the initial point, if I मेरे को स्कोर समराइज भी करना, तो मैं इतना भी लिख सकता था कि the treatment of land is correct, it is treated as PPP because the land is we are using land for business use, एम्प्लॉय यूज। तो इतना लिखा तुमने उसको अपनी लैंग्वेज, कैसे भी लिख दो उसे अपनी लैंग्वेज, इसी बात को बस तुम्हें ये दो बातें पता है ना, तब कैसे भी लिख सकते हो कि पीपी का ट्रीटमेंट ठीक है क्योंकि वो बिजनेस यूज हो रहा है, ये बात लिख दी। दूसरा अपन ने क्या लिखा? दूसरा पॉइंट अपन ने ये लिखा कि ये जो ट्रांसफर पे रिक्लासिफिकेशन है, चेंज इन यूज है, क्या वो जस्टिफाइड है? हाँ, आपने प्रीवियसली यू वर यूजिंग एज अ बिजनेस प्रॉपर्टी, नाउ यू आर यूजिंग फॉर रेंटल, दिस इज चेंज इन यूज एंड इट शुड बी रिक्लासिफाइड। फाइनली आई टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अब मैंने पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिक्र शुरू किया क्योंकि यहाँ पे लड़ाई है। अभी तक लड़ाई नहीं थी, मैं और वो एग्री कर रहे थे, तो मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रहा था, उनके उनके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा था। वो जो काम करते थे वो जस्टिफाई करता था। बट यहाँ मैं और वो डिबेट करते थे। जब भी फाइट होती है तो फाइट ऐसे ही नहीं होती कि मैं क्या मानता हूँ तुम क्या मानते हो, नहीं। फाइट हमेशा होगी कि आ, हम दोनों कहाँ से मानते हैं। तो हम दोनों कहाँ से मानते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही मानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही तुम निकल के आए हो, मैं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकल के आया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि फेयर वैल्यू मॉडल इज प्रिफर्ड, इट इज क्योंकि फेयर वैल्यू इज लाइवली मेजर्ड इन मोस्ट केसेस, only in rare cases cost model is allowed। ठीक है। Now in the given case you are saying fair value is not measurable due to legal dispute, but fair value is measurable because you have sold a similar property at 11 million। Hence, as per IFRS 15, it is a reliable criteria for measuring fair value, and we will record this transaction at fair value। Now now we perform the accounting on transfer. Fair value is 11 million, cost is 10 million, 1 million gain will go to OCI, and at year end fair value is increased to 11.5 million, the 0.5 million will go to P। क्लियर है बच्चों हमारा ये डिस्कशन IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? आता है सबको समझ? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता दो सारे बच्चे, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन, यस या नो। तो होपफुली कुछ SBR के क्वेश्चंस को देख के ये मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करके कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट बच्चों टाइम लगता है कभी भी। पहले भी मैं आपको हर बात बता चुका हूँ कि स्विमिंग एक दिन में नहीं आती, ड्राइविंग एक दिन में नहीं आती, देख देख के नहीं आती। जो ड्राइविंग कर रहा है वो एक्सपर्ट है, उसके साथ जब बैठे हुए हो तो ऐसा लगता है कि यार हमें आ गई। बट आप जब अकेले चलाते हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तब पता लगता है कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्ट्रक्टर के साथ, टीचर के साथ, मेंटोर के साथ सोचनी नहीं पड़ती थी। खुद जब लिखने बैठोगे तो यू विल थिंक अबाउट एवरीथिंग और यू विल मिस लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो धीरे धीरे यू विल एबल टू रीच दैट पॉइंट। प्रैक्टिस करते करते करो। कैसे करना है प्रैक्टिस है? लिखो, पढ़ो, अपना आंसर खुद अपनी लैंग्वेज में लिखो, फिर एग्जामिनर का आंसर पढ़ो। उसने बहुत ज्यादा कुछ लिखा है ठीक है, बट रेलिवेंट पॉइंट पे ध्यान दो कि उसका मेन रीजनिंग क्या है। आप रीजनिंग रीजनिंग देखो बस, उसकी फालतू की बातें वो बहुत लिखता है, बट आप मेन रीजनिंग देखो।
कि भाई ये जो रीजनिंग है, मैं ये रीजनिंग क्यों नहीं पकड़ पाया, तो मैं उसमें लैग कर रहा हूँ, वहां पे इंप्रूव करना है मुझे अपने आंसर, यानी कि मेरा पूरा आंसर गलत है। हो सकता है मेरी कुछ रीजनिंग गलत है या मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दी, वो पॉइंट ऐड कर दो। तो दिस इज अवर IS 40।